हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ह्यूमन एवोल्यूशन पार्ट 2 वीडियो में। पिछले वीडियो में हम टेट्रापॉड्स के अंतर्गत आने वाले एनिमल्स के 3 क्लासेस के नाम बताए थे। तो आज हम उन 3 क्लासेस के बारे में जानेंगे और होमो सेपियंस तक पहुंचने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने ह्यूमन एवोल्यूशन के पार्ट 1 वीडियो नहीं देखे, मैं उन लोगों के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग जाके वो वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए ह्यूमन एवोल्यूशन के पार्ट 2 वीडियो को शुरू करते हैं। टेट्रापॉड्स शब्द का अर्थ है 4 पैर, लेकिन दोस्तों इतनी आसानी से 4 पैर का शुरुआत नहीं हुआ। टेट्रापॉड्स का विकास लगभग 400 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। दोस्तों ये टेट्रापॉड्स को हमें थोड़ा डिटेल्स में समझना चाहिए, क्योंकि यही वो टर्निंग पॉइंट है जहाँ से भूमि पर आज जितने भी जीव जीवित है उन सभी का शुरुआत हुआ था। दोस्तों टेट्रापॉड्स के अंतर्गत कई प्रजातियां आज जीवित हैं जिसके 4 पैर हैं, और ऐसे भी कई प्रजातियां हैं जिसके 4 पैर नहीं है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि टेट्रापॉड्स में हमें एनिमल्स के 3 क्लासेस देखने को मिलते हैं, जैसे एम्फीबियन, रेप्टाइल और मैमल्स। और इसमें जितनी भी जीवित या विलुप्त प्रजातियां हैं वो सभी टेट्रापॉड्स के लास्ट कॉमन एंसेस्टर से आए हैं। टेट्रापॉड्स के लास्ट कॉमन एंसेस्टर के रूप में एक लॉबफाइन मछली को कहा जाता है, जिसका नाम है यूस्थेनोप्टेरॉन, जो लगभग 385 मिलियन वर्ष पहले रहता था, जिसका लंबाई 2.1 मीटर था। यूस्थेनोप्टेरॉन एक ऐसा पहला जीव था जिसके फॉसिल से बोन मैरो मिला, जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि टेट्रापॉड्स में बोन मैरो की उत्पत्ति यहीं से हुआ होगा। इसके अलावा भी ऐसे कई यूनिक फीचर्स यूस्थेनोप्टेरॉन में देखने को मिलते हैं जो टेट्रापॉड्स के अर्लीस्ट ऑर्गेनिजम्स में देखने को मिलते हैं, जैसे इच्थियोस्टेगा और एकांथोस्टेगा में। उसके बाद करीब 375 मिलियन वर्ष पहले उभर के आता है और एक जीव जिसका नाम है टिकटैलिक रोजे, जिसके लेंथ करीब 1.25 मीटर से लेकर 2.75 मीटर तक था। इसके फॉसिल्स पहली बार 2004 में कनाडा में डिस्कवर किया गया था। पंख में एक ऐसा मजबूत इंटीरियर बोन था जिसके मदद से वो शैलो वाटर में भी क्रॉल कर सकता था, जैसे 4 पैर वाले जानवर करते हैं। उसके पंख और कैरेक्टरिस्टिक्स फॉसिल्स ऐसा कुछ इंडिकेट कर रहा है जिससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि तैरने वाले मछलियों से लेकर 4 पैर वाले वर्टिब्रेट्स तक के इवोल्यूशन में एक महत्वपूर्ण लिंक हो सकता है। टिकटैलिक और इसी तरह के एनिमल्स सभी वर्टिब्रेट्स स्थलीय जीवों जैसे एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स के कॉमन एंसेस्टर हो सकते हैं। अब आता है एकांथोस्टेगा। एकांथोस्टेगा का अर्थ है स्पाइनी रोप। ये टेट्रापॉड्स के विलुप्त प्रजाति हैं। जितने भी वर्टिब्रेट्स ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी के पहले एकांथोस्टेगा में स्पाइन पाया गया था। ये करीब 365 मिलियन वर्ष पहले प्रकट हुआ था, और जैसे कि पहले बताए हैं ये प्रजाति टिकटैलिक से रिलेटेड था। हो सकता है कि टिकटैलिक से ही इवॉल्व हुआ हो। खैर ये प्रजाति शारीरिक रूप से लॉबपंख मछलियों और उन जीवों के बीच रिलेटेड थी जो जमीन पर आने में पूरी तरह कैपेबल थे। हो सकता है कि एकांथोस्टेगा के कुछ प्रजातियां पानी से जमीन पर आए और उनमें से कुछ प्रजातियां एडजस्ट नहीं कर पाए, वो वापस पानी में चले गए। टेट्रापॉड से और एक ब्रांच निकल के आता है, वो है एम्फीबियंस। एम्फीबियंस का मतलब होता है उभयचर, यानी फ्रॉग और सैलामेंडर जैसे जीव। फॉसिल्स रिकॉर्ड से पता चलता है एम्फीबियंस लगभग 370 मिलियन वर्ष पहले लॉबफाइन मछलियों से इवॉल्व हुआ होगा, क्योंकि ऐसा माना जाता है इन्हीं लॉबपंख मछलियों के बाद में पैर इवॉल्व हुआ था। इन्हीं लॉबफाइन मछलियों के पैर जैसे पंख भी थे जो उन्हें समुद्र में क्रॉल करने के लिए सक्षम बनाता था, और इनमें बाद में फेफड़े भी विकसित हुए थे। इन मछलियों में ऐसा कैपेबिलिटी था कि वो ज़रूरत आने पर पानी से जमीन पर मूव कर सकते थे। ऐसा माना जाता है कि इनके हड्डीदार पंख धीरे धीरे अंगों में विकसित हो गए, और यही ब्रांच से आगे जाकर मॉडर्न एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स इवॉल्व हुए। लेकिन रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स से भी आगे इवॉल्व होता है एमनियोट्स। एमनियोट्स का मतलब होता है जो जीव अंडे देते हैं। फर्स्ट एमनियोट्स, यानी जिसे बेसल एमनियोट्स भी कहा जाता है, वो था एक छोटा लेजर्ड जैसे दिखने वाला जीव, जिसका इवॉल्व आज से करीब 312 मिलियन वर्ष पहले कार्बोनिफेरस पीरियड के दौरान एम्फीबियन एंसेस्टर से हुआ था। उसके बाद एमनियोट्स 2 मेन लाइनों में डाइवर्ज हो गया। एक है स्नैपसीड्स और एक है सौरपसीड्स। स्नैपसीड्स में विलुप्त मैमेलियन स्पीसीज सहित सभी मैमल्स शामिल हैं, और सौरपसीड्स में रेप्टाइल्स, बर्ड्स शामिल हैं। यह मैं और एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, यही सौरपसीड्स ब्रांच से आगे जाकर डायनासोर्स का इवॉल्व हुआ था आज से करीब 233 मिलियन ईयर्स पहले।
और इवोल्यूशन के चलते यही डायनासोर से बाद में बार्ड्स का भी इवॉल्व हुआ था। उसके बाद लगभग 205 मिलियन वर्ष पहले इवॉल्व होता है मोर्गानोकोडॉन नाम के इस जीव की, जो एक मैमल था जिसे हम अर्ली मैमलिया फॉर्म समझते थे। लेकिन ब्राजीलोडॉन क्वाड्रैंगुलरिस नाम के इस जीव ने इसे गलत साबित किया। नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम के साइंटिफिक एसोसिएट डॉक्टर मार्था रिचर्ड का कहना है ब्राजीलोडॉन क्वाड्रैंगुलरिस नाम के इस जीव की फॉसिल्स रिकॉर्ड से पता चलता है ये लगभग 225 मिलियन वर्ष पुराना था। यानी पहले कंफर्म किए गए फास्ट मैमल्स यानी मोर्गानोकोडॉन से भी 20 मिलियन वर्ष पहले के हैं ये ब्राजीलोडॉन क्वाड्रैंगुलरिस, जिसके कारण इसे आज तक फास्ट मैमल्स माना जाता है। फिर हमें मैमल्स के 3 सब क्लासेस देखने मिलते हैं, मोनोट्रिम्स, मार्सुपियास और प्लासेंटल्स। मोनोट्रिम्स उस जीव को कहा जाता है जो मैमल्स अंडे देते हैं, जैसे अकिडना और प्लाटीपस जैसे प्रजातियां। और मार्सुपियास उस जीव को कहा जाता है जो मैमल्स अपने बच्चे को अपने पाउच में कैरी करता है, जैसे बैंडिकूट, वालाबिस और कैंगारू जैसे प्रजातियां। अब आता है प्लासेंटल्स। प्लासेंटल्स में अधिकांश मैमल्स शामिल हैं। प्लासेंटल्स में बच्चे अपने माँ के यूट्रस में बड़ा होता है, जैसे जेब्रा, स्क्विरल, व्हील और इंसान जैसे जीव। क्योंकि हम प्लासेंटल्स मैमल्स हैं, इसलिए हम प्लासेंटल्स के माध्यम से आगे बढ़ेंगे। आज से करीब 65 मिलियन वर्ष पहले माउंट एवरेस्ट जितना बड़ा एक एस्टेरॉयड पृथ्वी पर आ गिरा था, जिसमें पृथ्वी के 70% प्रजातियां खत्म हो गया था, इंक्लूडिंग डायनासोर्स। लेकिन इसके अलावा भी कुछ मैमल्स, बर्ड्स, टर्टल्स, स्टारफिश और फ्रॉग जैसे कुछ अन्य प्रजातियां बच गए, जो आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। ये अभी भी चर्चा का विषय बना हुआ है कि प्लासेंटल्स मैमल्स इस घटना से पहले इमर्ज हुए थे या फिर बाद में। जैसे कि पहले बताए हैं, प्लासेंटल्स मैमल्स अंडे देने के बजाय प्लासेंटा के माध्यम से बच्चे को पोषण करते हैं और बाद में बच्चे को जन्म देते हैं। और इसमें 5000 से भी ज्यादा जीवित प्रजातियां शामिल है, जिनमें इंसान एक एग्जाम्पल है। अर्लीस्ट प्लासेंटल्स मैमल्स को लेकर जो विवाद था वो साइंटिस्ट ने सॉल्व करने का दावा किया। साइंटिस्ट का कहना है उन्हें एक छोटा चिपमंक जैसा प्राणी मिला जो सभी प्लासेंटल्स मैमल्स के कॉमन एंसेस्टर है, जो ब्लाइंड और हेयरलेस बेबीज को जन्म दिया था, और ये डायनासोर्स के अंत के बाद ही इमर्ज हुए। साइंटिस्ट ने इसका नाम दिया हाइपोथेटिकल प्लासेंटल एंसेस्टर। साइंटिस्ट का कहना है इस विचित्र प्राणी से वो सभी प्लासेंटल्स मैमल्स का उत्पन्न हुए जिन्हें आज हम जानते हैं, जैसे बंदर और चूहे, डॉल्फिन और हिरन, चमगादड़ और कुत्ते और मनुष्य। दोस्तों, चार्ल्स डार्विन के थ्योरी के अनुसार इवोल्यूशन के पीछे मेन 4 फोर्स है: म्यूटेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन। इन्हें डार्विन के थ्योरी के अनुसार 4 फोर्स ऑफ इवोल्यूशन कहा जाता है। म्यूटेशन के वजह से कुछ जेनेटिक चेंजेस देखा जा सकता है, जो उस स्पीसीज के अगले पीढ़ी में भी देखा जा सकता है, जैसे एक हाथों में 5 से ज़्यादा उंगलियां, स्किन कैंसर, आंखों का रंग चेंज होना या फिर कोई बीमारी। जीन फ्लो हम उसे कहेंगे जब जीन माइग्रेशन बार बार होगा, यानी मान लीजिए एक स्पीसीज है ए और एक स्पीसीज है बी। ए पीसीस में कुछ पॉपुलेशन है और बी पीसीस में भी कुछ पॉपुलेशन है। जब बी स्पीसीस के एक पॉपुलेशन ए पीसीस के अंदर आके रहने लग जाए और ए स्पीसीस के एक पार्टिकुलर पॉपुलेशन के साथ ब्रीडिंग होगा, तब उससे जो नई स्पीसीज जन्म लेगा वो ना ही ए स्पीसीज जैसा होगा और ना ही बी पीसीस जैसा होगा। तब वो एक अलग स्पीसीज होगा, जो मान लीजिए सी स्पीसीज है, जिनमें ए स्पीसीज के भी जीन होगा और बी स्पीसीज के भी जीन होगा। तो इसे हम कहते हैं जीन माइग्रेशन। जब ये जीन माइग्रेशन बार बार होगा तब उसे कहते हैं हम जीन फ्लो। जेनेटिक ड्रिफ्ट हम उसे कहते हैं जब जीन का फ्रीक्वेंसी चेंज होता है, यानी मान लीजिए कोई एक स्पेसिफिक जगह पर कोई एक एनिमल्स का स्पेसिफिक स्पीसीज रहता था और उस जगह पर कोई एक अननोन डिजास्टर के वजह से उस एनिमल्स के वो स्पेसिफिक स्पीसीज खत्म हो जाते हैं, सिर्फ कुछ ही स्पीसीज बचे रहते हैं। अब वो डिजास्टर के बाद उन स्पीसीज के सब स्पीसीज को मौका मिल जाएगा फैलने का। इसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। इवोल्यूशन में और एक फिनोमिनन है, वो है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में कहा गया है सिर्फ वही जीव आगे सरवाइव कर पाएगा जो अपने आसपास के एनवायरनमेंट में फिट बैठेगा। यानी चार्ल्स डार्विन के हिसाब से फिट का मतलब होता है अपने आसपास के वातावरण के हिसाब से आप किस तरह से खुद को ढलते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है आपके सरवाइव। मान लीजिए एक पत्ता है, वहाँ पे 4 बीटल बैठे हैं।
उनमें से 2 ब्लैक है और 2 ग्रीन है। वहाँ पे एक लेजर्ड आता है और 2 ब्लैक बीटल को खा जाता है। क्योंकि वो कैमोफ्लेक्स नहीं कर पाए, इसलिए वो लेजर्ड के आगे सरवाइव नहीं कर पाए। यानी आगे जितने भी बीटल के सबस्पीसीज होंगे वो इन ग्रीन बीटल के सबस्पीसीज होंगे। इसे कहा जाता है नेचुरल सिलेक्शन। ये थ्योरी चार्ल्स डार्विन का था, लेकिन अब साइंटिस्ट के पास इवोल्यूशन से जुड़े इतना प्रूफ है जिससे ये साबित होता है कि ये सिर्फ थ्योरी नहीं, ये एक फैक्ट भी है। दोस्तों, एनिमल्स किंगडम चैप्टर इतना बड़ा चैप्टर है कि इस वीडियो में भी होमो सेपियंस तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाया। बस इतना जान लीजिए कि पृथ्वी पर आज जितने भी जीवित एनिमल्स देख रहे हैं उन सभी का पूर्वज कभी एक ही था। आज से करीब 300,000 ईयर्स पहले इंसान भी कभी जानवर था। तब उन्हें सिर्फ खाना खोजना, प्रजनन करना और खुद को एनिमी से प्रोटेक्ट करने के अलावा और कुछ भी नहीं आता था। जानवर से इंसान बनने का सफर तब शुरू हुआ जब खाना खोजने के अलावा खाना उगाना शुरू किया। बंदर, गोरिल्ला, चिंपैंजी और इंसान का स्वभाव काफी मिलते जुलते इसलिए है क्योंकि हम सभी का पूर्वज कभी एक ही था। लेकिन म्यूटेशन, जीन फ्लो, जीन ड्रिफ्ट और नेचुरल सिलेक्शन के माध्यम से गुजरते हुए आज हम अलग अलग ब्रांचों में डाइवर्ज हो गए। देखिए दोस्तों, इवोल्यूशन कभी भी रुकता नहीं है। इवोल्यूशन हमेशा चलता रहता है, जनरेशन टू जनरेशन। आज हम इंसान हैं, पता नहीं आने वाले समय में इंसान होगा भी या नहीं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इवोल्यूशन क्या है और इवोल्यूशन कैसे काम करता है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।